हेलो स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग क्लास 10th में वीडियोस ला रहे हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का, यानी जो बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, तो उसी पैटर्न पे अब हम 12th में भी बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस को आपके सामने लाएंगे, उनका सलूशन बताएंगे। तो चलिए आज इस पहले वीडियो में 12th के, जिसमें हम लोग हेलो एल्केन्स और हेलो एरेन्स के चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे, जो कि पिछले सालों में पूछे जा चुके हैं सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम्स में। तो आज हम 2019 के कुछ क्वेश्चंस के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर ये चीज़ें आपको पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हाँ, ये सब चीज़ें ठीक हैं, आपके लिए ज़रूरी हैं, और इनका एक नोट्स बनाते जाइएगा क्योंकि आपके लिए काफ़ी ये हेल्पफुल होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, वाई इज टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड more reactive towards SN reaction as compared to N-butyl bromide। कह रहे क्वेश्चन में क्यों टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड जो होता है वो SN1 रिएक्शन की तरफ ज़्यादा रिएक्टिव होता है देन N-butyl ब्रोमाइड। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हम लोग जानते हैं SN1 रिएक्शन में जो इंटरमीडिएट बनता है वो एक कार्बोकेटायन होता है, और कार्बोकेटायन जितना ही ज़्यादा स्टेबल होगा वो रिएक्शन उतना ही फास्ट होगा। तो SN1 में टर्सरी ब्यूटाइल जो होगा तो जो इंटरमीडिएट बनाएगा वो एक टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन बनेगा, और ये जो बनाएगा वो एक नॉर्मल ब्यूटाइल कार्बोकेटायन बनाएगा। और हम जानते हैं कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी में कौन सा कार्बोकेटायन मोर स्टेबल होता है। तो हम जानते हैं कि टर्सरी कार्बोकेटायंस जो होते हैं वो मोर स्टेबल होते हैं। तो इस कंपेयर में ये जो कार्बोकेटायन बनाएगा वो मोर स्टेबल बनाएगा। मोर द इंटरमीडिएट कंपाउंड स्टेबल द रिएक्शन विल बी मोर फेवरेबल। इसलिए ये जो होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है टुवार्ड्स SN1 रिएक्शन। तो मैं क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करूँगा, आंसर आप खुद लिखेंगे और मुझे दिखाएंगे। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो हम आपको बताएंगे, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, डिफाइन एम्बेडिएंट न्यूक्लियोफाइल विथ एन एग्जाम्पल। एम्बेडिएंट मतलब क्या होता है कि ऐसे न्यूक्लियोफाइल, फर्स्ट ऑफ व्हाट इज न्यूक्लियोफाइल, यू हैव गॉन थ्रू इन क्लास 11th एंड 12th आल्सो। न्यूक्लियोफाइल्स मीन्स दोज अटैकिंग रिएजेंट आर स्पीसीज विच आर न्यूक्लियस लविंग, जो कि क्या हो, न्यूक्लियस लविंग हो, यानी उनके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, वो क्या करेंगे, न्यूक्लियस उनको पसंद होगा। तो ऐसे स्पीसीज को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल। एम्बेडिएंट का मतलब जो ऐसे न्यूक्लियोफाइल्स जो दो दो एलिमेंट से अटैच हो सकें, ऐसे को कहा जाता है एम्बेडिएंट न्यूक्लियोफाइल्स। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग साइनाइड की बात करें CN-, तो इसमें जो साइनाइड है इसमें कार्बन और नाइट्रोजन दोनों से वो अटैच हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो C2H5 Cl प्लस KCN, तो प्रोडक्ट जब बन जाएगा आपका C2H5, ठीक, Cl रिमूव हो जाएगा, K से जुड़ जाएगा और कार्बन से ये अटैच हो जाएगा, ठीक है, प्लस KCl। एक तरह से ये बन सकता है आपका। दूसरा, अगर यहीं पे हम लोग देखें, यहाँ पे सेम न्यूक्लियोफाइल होगा आपका, साइनाइड ही न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ पे जो रिएक्शन होगा वो हो जाएगा ऐसे, C2H5 नाइट्रोजन से ये जुड़ेंगे ऐसे, प्लस AgBr। तो यहाँ पे एक में देख रहे हैं हम लोग कि कार्बन से अटैच हो रहा है, जबकि दूसरे में क्या हो रहा है, नाइट्रोजन से अटैच हो रहा है हमारा जो एल्काइल ग्रुप है। तो ऐसे को सेम न्यूक्लियोफाइल है, दोनों जगह क्या आपका CN ही है। तो सेम न्यूक्लियोफाइल होते ही एक में वो कार्बन से अटैच हो रहा है, एक में नाइट्रोजन से, दो से लिंकिंग हो रही है सेम न्यूक्लियोफाइल का। तो ऐसे न्यूक्लियोफाइल्स को हम लोग क्या कहते हैं, एम्बेडिएंट न्यूक्लियोफाइल्स कहते हैं। चलिए अब देख रहे हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन, राइट IUPAC नेम ऑफ गिवन कंपाउंड। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन हैं ये चूँकि ज़्यादा नंबर के हैं भी नहीं, एक एक नंबर के ही क्वेश्चन है जो 2019 में डिफरेंट पेपर्स में पूछे जा चुके हैं। थर्ड, इसका नेमिंग करना आपको। दो इसमें सब्स्टिट्यूएंट है, क्लोरीन एक सल्फोनिक ग्रुप। किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी, तो इसकी ज़्यादा होगी। तो यहाँ से हम लोग नंबरिंग शुरू करेंगे, 1 2 3 4। 4 पे क्लोरीन है तो लिखेंगे नाम में इसका 4 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, या बेंजो सल्फोनिक एसिड भी हम लोग लिख सकते हैं।
ठीक है, तो काफ़ी सिंपली इसका नाम हम लोग आसानी से लिख लिए। तो आईपीसी नेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर उन चीज़ों को हम लोग देखेंगे तो हर एक चैप्टर से इस पे क्वेश्चंस बनते हैं। राइट वन स्टीरियोकेमिकल डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2 रिएक्शंस। SN1 और SN2 रिएक्शन में एक स्टीरियोकेमिकल डिफरेंस बताइए आप लोग। तो हम लोग जानते हैं कि SN1 कहाँ से होता है, SN1 में जो रिएक्शंस होते हैं स्टीरियोकेमिकल वो कैसे होते हैं, तो रेशमाइजेशन होता है इसमें। SN1 में रेशमाइजेशन होता है, जबकि SN2 में ऑप्टिकल इन्वर्जन होता है। तो दिस इज एन स्टीरियोकेमिकल डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2 रिएक्शंस। ठीक है, अब चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। आप तुरंत लिखते जाइए, चीज़ों को कॉन्सेप्ट को समझते जाइए, आंसर बना के खुद से भी लिख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 5, वाई इज CH2CH2Cl मोर इजिली हाइड्रोलाइज दैन CH3CH2CH2Cl। हाइड्रोलाइज मतलब अब इनमें जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट जितना ही आसानी से बनाएगा, यानी जितना ही स्टेबल होगा उतना ही आसानी से बनाएगा, तो उतना ही आसानी से हाइड्रोलाइज हो जाएगा। अगर दोनों के इंटरमीडिएट को देखें तो ये एक एलाइल कार्बोकेटाइन बनाएगा, ये एक बनेगा ऐसे कार्बोकेटाइन, जबकि इस केस में जो बनेगा वो ऐसे बनेगा CH3CH2CH2 प्लस। अब ये जो आपका कार्बोकेटाइन है वो एक इंडक्टिव इफेक्ट दिखाकर स्टेबलाइज होगा, जबकि ये आपका जो कार्बोकेटाइन है वो रेजोनेंस इफेक्ट से भी स्टेबलाइज्ड हो सकता है। ठीक है, ये ऐसे डबल बॉन्ड यहाँ से ट्रांसफर हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा CH2 प्लस CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये एक रेजोनेंस इफेक्ट दिखा रहा है, और हम जानते हैं कि अगर कोई कंपाउंड रेजोनेंस इफेक्ट दिखाता है तो उससे वो ज़्यादा स्टेबल होता है, यानी ये जो रिएक्टेंट है, ये इंटरमीडिएट जो है वो मोर स्टेबल हो रहा है किससे, रेजोनेंस इफेक्ट से, और ये इंडक्टिव इफेक्ट से। इसलिए ये जो हमारा एलाइल है कंपाउंड वो ज़्यादा इजिली हाइड्रोलाइज हो जाता है देन इसके। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग लिख लीजिएगा, मैं एक्सप्लेन करते जा रहा हूँ सबका आंसर बस। क्वेश्चन नंबर 6, Why is cyclohexyl chloride is more reactive than chlorobenzene? साइक्लोहेक्साइल यानी ये हो गया आपका साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड, देन क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन आपका ये हो गया। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों एक साइक्लिक हैं, लेकिन ये बेंजीन है आपका और एक सिंपल एक साइक्लिक है। इसमें जो यहाँ पे कार्बन है, इसमें कार्बन और क्लोरीन के बीच में एक तरह से सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, जबकि यहाँ पे जब रेजोनेंस होता है तो कार्बन और क्लोरीन के बीच में एक तरह से डबल बॉन्ड डेवलप होता है। इन बिटवीन द रेजोनेंस देयर इज अ डबल बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन कार्बन एंड क्लोरीन, बट इन साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड देयर इज ऑलवेज अ सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड क्लोरीन। तो विच वन विल बी इजियर टू ब्रेक, किसको आसान होगा ब्रेक करने के लिए, तो वी नो बेटर दैट इट विल बी इजियर टू ब्रेक, क्योंकि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, दिस विल रिक्वायर लेस एनर्जी टू ब्रेक डाउन, बट दिस वन रिक्वायर मोर एनर्जी। तो जो जितना कम एनर्जी रिक्वायर करेगा वो उतना ही आसानी से स्टेबल होगा। तो दिस इज रीजन वाई साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड इज मोर एक्टिव देन क्लोरोबेंजीन। ओके, तो 6 क्वेश्चन देखें, कुछ और क्वेश्चन देते हैं आपके लिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, Why is chloroform stored in dark colored bottle? क्लोरोफॉर्म को डार्क कलर्ड बॉटल में क्यों स्टोर किया जाता है? इसी पे एक दूसरा क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जब कोई आदमी क्लोरोफॉर्म सुंघाकर बेहोश किया गया हो तो उसको सनलाइट में क्यों नहीं लाना चाहिए? दोनों क्वेश्चन का सेम आंसर होगा क्या, कि जब क्लोरोफॉर्म यानी CHCl3 सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्ट करेगा तो उसमें जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है वो क्लोरोफॉर्म से रिएक्ट करके एक फॉस्जीन नाम का प्रोडक्ट बना लेता है, जो कि एक पॉइजनस कंपाउंड होता है, जो कि काफ़ी खतरनाक हो जाएगा, बन जाता है यहाँ पे आपका COCl2, और ये काफ़ी खतरनाक प्रोडक्ट होता है जिसकी वजह से व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। इसीलिए ये रिकमेंड किया जाता है कि क्लोरोफॉर्म को डार्क कलर बॉटल में रखें। डार्क कलर बॉटल में रखने से ये होगा कि सनलाइट से वो रिएक्ट नहीं कर पाएगा, यानी ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा। ठीक है, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ एग्जॉस्टिव अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड? एल्काइल हैलाइड का जब एग्जॉस्टिव अमोनोलिसिस कराते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनता है? ठीक है, एल्काइल हैलाइड का जब एग्जॉस्टिव अमोनोलिसिस कराते हैं
यानी एल्काइल हाइड्राइड ले लिए, जैसे CH3Cl ले लिया हमने और इसका एनालिसिस करा दिया, तो एक हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो जाएगा, CH3 CH2Cl NH2 बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही जैसे फिर अब हम लोग एक और एल्काइल हाइलाइड लेंगे तो ये एक एक को हाइलाइड को रिप्लेस करता जाएगा। यहाँ पे हाइड्रोजन CH3NH2। ठीक, फिर इसमें रिएक्ट कराएंगे हम लोग अगर एल्काइल हाइलाइड से, तो हमारा फिर हाइड्रोजन इसमें से अमोनिया में से एक डिस्प्लेस हो जाएगा और प्रोडक्ट बन जाएगा CH3Cl से अगर रिएक्ट कराएं तो CH3 ट्वाइस NH बन जाएगा। ठीक है, फिर अगर CH3Cl से रिएक्ट कराएं तो एक और हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो जाएगा और बन जाएगा CH3 अगर इसके बाद फर्दर रिएक्शन कराते हैं एल्काइल हाइलाइड से तो बन जाएगा CH3 नाइट्रोजन प्लस Cl माइनस। ये प्रोडक्ट बनता है और आपके क्वेश्चन में यही पूछा, एक और अमोनिया रिएक्शन कराए यहाँ पे 4 है। ठीक, तो यही प्रोडक्ट बनता है एग्जॉस्टिव एनालिसिस ऑफ एल्काइल हाइलाइड में। क्वेश्चन नंबर 9, आउट ऑफ CH3 CBr एंड CH3 विच वन इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स SN1 एंड वाई। SN1 में कौन इसमें से मोर रिएक्टिव होता है और क्यों? तो हम जाने अगर तो इसका जो बॉन्ड लेंथ होता है वो ज़्यादा होता है और इसका बॉन्ड लेंथ कम होता है। तो जिसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा वो उतना ही आसानी से ब्रेक हो जाएगा। तो ये आसानी से ब्रेक हो जाएगा और ये जल्दी ब्रेक नहीं होगा। इसकी डिसोसिएशन एनर्जी कम होगी, इसकी डिसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा होगी। इसका जो है बॉन्ड लेंथ हायर है और जब बॉन्ड लेंथ हायर है तो एनर्जी क्या होगी? लेस होगी। और इसका बॉन्ड लेंथ जो है वो लेस है और इसमें तब एनर्जी क्या होगी? हायर होगी। तो जो इसमें हायर एनर्जी रिक्वायर्ड होगी तो ये रिएक्टिव नहीं होगा और ये रिएक्टिव होगा क्योंकि इसमें एक लेस एनर्जी रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो इसको ऐसे लिख भी सकते हैं, इसमें 214 इसका बॉन्ड लेंथ होता है। ठीक है, और इसका 194 होता है। ठीक, 194 और इसमें एनर्जी जो रिक्वायर्ड होती है वो 288 जूल होती है। ठीक है, उसमें 288 जूल रिक्वायर्ड होगी जबकि इसमें 216 जूल पर मोल रिक्वायर्ड होगी। तो आप देख सकते हैं कि इसमें लेस एनर्जी रिक्वायर्ड है तो ये क्या होगा? मोर रिएक्टिव होगा टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट हैपन व्हेन पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन रिएक्ट विथ एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड एट 443 केल्विन फॉलोड बाई एसिडिफिकेशन। क्या प्रोडक्ट बनता है? तो हम लोग जानते हैं पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, ये हमारा पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन है। अब इसका एक्वस NaOH से रिएक्शन कराना है, एक्वस है ये, रिएक्शन कराते हैं तो हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बन जाता है? क्लोरीन डिस्प्लेस हो जाता है हाइड्रोजन के साथ और HCl बन जाता है और ये फॉर्म कर लेगा आपका ONA। ठीक, अब फिर इसका जब एसिडिफिकेशन करा दें अगर तो यहाँ से Na हट जाएगा और H अटैच हो जाएगा यानी पैरा नाइट्रोफिनॉल बन जाएगा। OH और यहाँ पे आपका बन जाएगा NO2। तो ये प्रोडक्ट बनता है जब पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन का एक्वस NaOH से 443 केल्विन पे रिएक्शन कराते हैं और एसिडिफिकेशन उसके बाद कराते हैं तब। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, आउट ऑफ दिस टू विच वन इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स SN2 रिएक्शन एंड वाई। दोनों में से कौन SN2 रिएक्शन में ज़्यादा रिएक्टिव? तो हम जानते हैं SN2 रिएक्शन में क्या होता है? बैक से अटैक होता है और जितना ही कम बल्कि ग्रुप होगा, जितना ही छोटा ग्रुप होगा वो SN2 रिएक्शन को उतना ही ज़्यादा प्रीफर करेगा। तो इन दोनों में ये जो है वो बल्कि है और ये क्या है? एक छोटा ग्रुप है। दोनों में छोटा ग्रुप कौन है? पहला वाला। तो इसमें यहाँ पे क्लोरीन से कौन सा जुड़ा है? कार्बन। तो ये कम स्टेरिक 100 से अपेयर करेगा क्योंकि ये प्राइमरी है
और इसमें क्या होगा, ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगा। तो जिसमें जितना ही कम स्टेरिक हिंड्रेंस होगा वो उतना ही स्टेबल होगा। इट हैज़ लेस स्टेरिक हिंड्रेंस, इसमें क्या होगा, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, इसमें कम विरोध होगा, जबकि इसमें ज़्यादा होगा। तो लेस स्टेरिक हिंड्रेंस मोर फेवरेबल टुवर्ड्स SN2 रिएक्शन। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 12, आउट ऑफ दीज टू कंपाउंड विच वन इज ऑप्टिकली एक्टिव एंड वाई, दोनों में से कौन ऑप्टिकली एक्टिव है और क्यों है। तो ऑप्टिकली एक्टिविटी का क्या क्राइटेरिया है, द कार्बन कंपाउंड शुड बी कायरल, मीन्स ऑल द 4 वैलेंसी ऑफ द कार्बन शुड बी सेटिस्फाइड बाई 4 डिफरेंट एटम्स आर ग्रुप्स। तो इसमें अगर देखें तो यहाँ पे कार्बन, इधर भी कार्बन, तो ये कायरल है नहीं कार्बन, इसमें भी कार्बन नहीं, ये भी कायरल नहीं, ये इसमें कोई भी कायरल कार्बन नहीं है। इसमें देखें तो ये कायरल नहीं है, और ये वाला एक OH ग्रुप, एक कार्बन इधर, एक हाइड्रोजन होगा और एक ये ग्रुप होगा, यानी ये जो कार्बन है, ये वाला कार्बन, ये जो है वो कायरल कार्बन है, यानी इट हैज़ 4 डिफरेंट ग्रुप, सो इट शोज ऑप्टिकली एक्टिविटी, यानी ये जो हमारा कंपाउंड है ये क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम लोग 12 क्वेश्चंस देखे, ऐसे ही आगे की वीडियोज़ में ऐसे ही कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इन क्वेश्चंस को आपको लग रहा है कि ये सही में आपके लिए फ़ायदेमंद है कि नहीं, और ऐसे ही आपको आगे वीडियोज़ चाहिए कि नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।